नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आज बातचीत सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में दक्षिणी कश्मीर के कुलगांव विधानसभा से 5वीं बार विधायक बने यूसुफ तारिगामी की। किस तरह से लाल झंडा लहराया एक बार फिर। बहुत ही मुश्किलों में यूसुफ तारिगामी की जो जीत है उसका क्या मायने हैं और किस तरह से यह पूरे इलाके की राजनीति को प्रभावित करने जा रहा है, हम आपसे साझा करेंगे। जब हमने उनसे बातचीत की कुलगांव में उनके चुनाव प्रचार के दौरान, और उस समय जो संकट सामने था वह आज की तारीख में कश्मीर का कितना बड़ा संकट है, यह भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल उनकी जो जीत है वह क्यों बहुत खास है। उनका मुकाबला उस पूरी विधानसभा में पहली बार इस तरह का कांटे का मुकाबला, जहां पर जमात और इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है अवामे इत्तेहाद पार्टी, इन दोनों का जो गठबंधन हुआ था और इन दोनों के गठबंधन के समर्थन से जो उम्मीदवार था उससे थी। और जिस समय हम वहां पहुंचे थे हमने देखा था कि किस तरह से तमाम मस्जिदों के जरिए, तमाम छोटी बड़ी बैठकों के जरिए जमात और इंजीनियर रशीद का जो दबदबा था, असर था, वह सिर्फ और सिर्फ इस बात का प्रचार करने में लगा था कि यूसुफ तारिगामी को हराना उनके लिए क्यों अहम है। आप जानते हैं क्यों अहम था? क्योंकि यहां पर जमात को सीधी टक्कर देकर इस पूरे इलाके को, दक्षिणी कश्मीर के इस इलाके को फिरका परस्त ताकतों से अलग किया था। और यूसुफ तारिगामी का जो राइज है, जो पॉलिटिकल राइज है, उसमें उन्होंने जो आंदोलन चलाया था कश्मीर के किसानों के लिए, कश्मीर के मजदूरों के लिए, जिसके लिए वे जेल भी गए थे, वह एक अहम मिसाल है कश्मीर की राजनीति में। और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि 1996 से लेकर अभी तक, यानी 2024 तक, इस सीट पर तारिगामी लाल झंडा लहराने में सफल हो पाए हैं। तारिगामी के साथ एक और बहुत खास बात है, उनका यह जो सरनेम है तारिगामी, दरअसल यह उनके गांव का नाम है, वरना उनका नाम मोहम्मद यूनुस के तौर पर मशहूर था। लेकिन एक आंदोलन के दौरान जब उन्हें लोगों ने एड्रेस किया कि वही ना जो तारिगामी का रहने वाला है, तब उन्होंने तारिगामी अपना सरनेम अख्तियार किया और इसी नाम के साथ वह पूरे कश्मीर में मशहूर हैं। और आज की तारीख में भी, इस उम्र में भी, उनके प्रति सारे के सारे जो पॉलिटिकल सेक्शंस हैं उनमें बहुत अदब है, बहुत प्रेम है। और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का जो पीपल्स अलायंस डिक्लेरेशन, जिसे गुपकर अलायंस डिक्लेरेशन के तौर पर जाना जाता है, उसके कन्वीनर भी यही शख्स रहे हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का यह चुनाव जितना अहम है, इसके परिणाम जितने अहम हैं, क्योंकि इसके परिणाम ने यह सीधा संदेश दिया है कि साम दाम दंड भेद करके भी मोदी शाह की जो सरकार चल रही है 2019 से, एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में, वह यहाँ की जमीनी नेताओं को अपरूट यानी अपदस्त नहीं कर पाई। और उसका एक बहुत बड़ा चेहरा यूसुफ तारिगामी हैं। इनसे जो बातचीत है वह अपने आप में बहुत दिलचस्प है, कश्मीर के कई पहलुओं पर नजर डालती है, कई ऐसे सूत्र देती है जिससे पता चलता है कि इस समय का कश्मीर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर लोगों का वोट डालना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है लाल झंडे की पार्टी यानी सीपीएम के उम्मीदवार यूसुफ तारिगामी के लिए। तो इस लिहाज से एक
नया चैप्टर शुरू हुआ हमारी हिस्ट्री का। और जहां तक मोदी जी का ताल्लुक है, उनकी नजर में कुछ नया है, हमारी नजर में भी बहुत नया है, बहुत ज्यादा नया है। ये अलग सवाल है, नयापन में उनकी राय अलग हो सकती है। हमारी ये है कि हमारा सब कुछ लुट गया जम्मू कश्मीर का। सब कुछ मीन्स जो हमारे आइडेंटिटी का सवाल, यूनिकनेस का सवाल, और जिस आइडेंटिटी और यूनिकनेस के आधार पर उस वक्त यहाँ के लोगों ने फैसला लिया सेकुलर इंडिया के साथ जाने का, जबकि मुल्क का बंटवारा हुआ था और ये स्टेट जानी जाती थी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया एंड बॉर्डरिंग विद पाकिस्तान। और इसके अलावा रूलर जिसको ये अधिकार दिया गया था कि वो उधर या इधर रिश्ता जोड़ सकता है, वो हिंदू था एंड ही वाज रिलक्टेंट। यानी इसी वजह से अक्टूबर लास्ट वीक तक ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी। तो जहां ये मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका और फिर सेकुलर इंडिया के साथ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में अपना रिश्ता जोड़ता है, तो उस यूनिकनेस को तोड़ा गया, असॉल्ट किया गया। इसलिए ये भी हमारी नजर में भी ये गैर मामूली सूरत हाल है। जैसा कि मोदी साहब ने कहा, उन्होंने किया और हम सह रहे हैं जी। मैं एक चीज बताऊंगा, उदौरा स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, और उदौरा इसलिए कि सिर्फ वही है, बीजेपी ही है जिन्होंने एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया। इससे पहले भी सरकारें थी, अलग अलग नीतियां भी रही हूं, लेकिन इस सवाल पर इस चीज को प्रोटेक्ट किया, छेड़ा नहीं आज तक, पिछले 70 साल 72 साल। और इसलिए जहां तक मोदी साहब का ताल्लुक है, उनकी लीडरशिप का ताल्लुक है, सबसे पहला उन्होंने उनके ये बताएंगे कि उनकी करनी में एक बड़ा चैप्टर या बड़ा हिस्सा है, वो है एक हिस्टोरिक स्टेट को, डोगरा स्टेट को। यानी स्टेट क्या है, कश्मीर अलग था, जम्मू अलग था, लद्दाख अलग था। इट इज ड्यूरिंग डोगरा राज ये स्टेट बन गई। तो हमारे साथ अगर कुछ इख्तिलाफ राय रहा कश्मीर, बिकॉज वी आर इन द लिस्ट ऑफ अदर्स, हम गैर हैं, तो जम्मू वाले अपने हैं ना, उसको जवाब देना चाहिए वहां भी। हमारे साथ तो नया नहीं है अगर कुछ भी किया, लेकिन जम्मू के उनके कंट्रीब्यूशन एक स्टेट बनाने में, उसको तोड़ा। क्या हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कहीं और ऐसी मिसाल है कि हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड करना? लेह वालों ने इनिशिएटिव लेकर -15 डिग्री में प्रोटेस्ट किया, कहा हमें लेजिस्लेचर चाहिए, हमें प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए। और फिर जो करगिल और लेह के दरमियान इख्तिलाफात पैदा किए गए थे बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, वो पहली बार यूनाइट हो गए। दैट इज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस होल प्रोसेस। और ये पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इकट्ठे मिलकर कहने लगे कि पहला 5 अगस्त से पहले वाला मसला कुछ ठीक ही लगता, मौसम वो ठीक था। और उसमें फिर वो बौद्ध, मुसलमान और सारे मजहबी नुक्ते निगाह से कि ये जायज नहीं है। आज वो हलाल कैसे हो गया? आज वो कैसे, जो कल मना था और आज वो ठीक हो गया? ये सवाल मैं पेश करता हूं, लोग इनको एक्सप्लेन करना होगा। आज वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे ही इलाके में और इलाकों में जो पुल हैं किसने जलाए? उन्होंने। और स्कूल किसने जलाए? ये लोग जानते हैं। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ मैं उनको कुछ नया कहता हूं, वो इस एक्सपीरियंस से गुजर गए। और अब आज आप देख लीजिए, इतनी डिस्ट्रक्शन करके, तबाही करके, आज वो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेंट बन रहे हैं। नॉट बैड, लेकिन इतना जरूर बताइए कि ये फर्क यकायक कैसे आया, क्यों आया? थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं, और मैं भी लोगों में ही शामिल हूं। हम भी जानना चाहते हैं चेहरा बदलने में इतना, ये जो गुण है आपको, गुण है आपके पास,
ये कहाँ से लाया, ताकि कई और लोग भी सुने, शायद उनको भी जरूरत पड़े कभी। तो ये एक एकदम यू टर्न लेने वाली बात है। और यू टर्न क्यों? दो बातें हैं इसमें। जमात इस्लामी इज बैंड, तभी इंडिपेंडेंट है। लेकिन आप उनके पोस्टर देख लीजिए, उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, वो कहते हैं वी आर जमात इस्लामी। यू अंडरस्टैंड माय? आज भी छपा हुआ है सारा। आज एक कैंडिडेट को कहिए, उससे बात कर लीजिए, आर यू डू यू बिलोंग टू जमात इस्लामी? वो कहेगा फख्र से मैं हूं। तो मुझे बताइए ये बयान कहाँ और ये कहाँ, ये तराना भी। मैं तो मैं जानना चाह रही थी कि इसके पीछे डिजाइन क्या है, क्या डिजाइन? मैं वही कहता हूं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसको छुपाया जाता है। और इसलिए हम सरकार से भी कहते हैं यार खुलकर सामने आ जाओ, खुलकर सामने आ जाओ, ताकि आपका चेहरा भी नजर आए। एक तरफ आप कहते हैं कि 370 वाज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म, दूसरा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करते थे और उनके साथ गले मिल रहे हैं, ये तमाशा है क्या? सवाल है कि जनता इतना तमाशा समझ पाएगी? मेमोरी भी तो छोटी होती जनता। नहीं, हम याद दिलाएंगे ना, हम जैसे लोग तो याद दिलाएंगे, मतलब सबक तो याद दिलाना चाहिए ना। और लोगों का ये ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी बोलते नहीं है लोग, कुछ याददाश्त होती है, आनन फानन होता है। हमारे कई लोग जेलों में हैं, उनके साथ, उनके आइडियोलॉजी के साथ वगैरह क्या इल्ज़ाम है, मैं उनको जायज़ करार नहीं देता हूँ। यू नो, हमारी पोजीशन है यूएपीए इज अ ड्रैकोनियन लॉ, आप गिरफ्तार रख लें, लेकिन उनको, उनकी बात को भी सुन लीजिए। और ये जमानत न होने का सवाल आप पहले ही प्री डिटरमिन करते हैं, ये मुजरिम है, अभी जुर्म साबित भी नहीं होता है, आप कहते हैं नहीं ही हर शी हैज टू बी कंडेम्ड। वी डोंट एग्री विद दिस। लेकिन ये दूसरों पर भी लागू होना चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ, शबीर शाह भी बंद है, शबीर अहमद शाह साहब, उनकी बेटी इंग्लैंड में पढ़ती है, लॉ करती है, यहाँ आई माँ को मिलने के लिए या व्हाटएवर, तो वापस जाना चाहती थी, उनका पासपोर्ट जब्त किया गया, रोक लिया गया। वजह इसलिए कि वो शबीर शाह की बेटी, ये भी है ना। और यासीन मलिक, अभी जो उनका एक केस चल रहा है, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होने का मौका दिया जाए, जो लॉफुली करेक्ट। ये नहीं है कि हम कहते हैं वो अच्छा है बुरा है और उसका केस क्या है, हम उस पर डिस्कशन नहीं कर लेंगे, लेकिन एक एक्यूज्ड को भी इतना हक तो देंगे आप कि वो जाना चाहता है, जो हियरिंग हो, प्रोसीडिंग्स हो, उसमें देखिएगा। वो भी नहीं। हमारे कितने लोग हैं जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में और जेलों में, स्टेट से बाहर, सब लोग मांग करते हैं, उनकी माएँ बहनें वगैरह जो भी है घर में, वो कहते हैं मांग के जेल में रखो, अब यहाँ रख लो ताकि हम मिल सके। अनगिनत जर्नलिस्ट हैं, खुर्रम परवेज जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और भी जर्नलिस्ट हैं। मेरे कहने का मतलब यह है क्या, हम चाहते हैं हर एक रिलीज हो जाए, ये नहीं है कि हमें रिलीज क्यों हुए। लेकिन इसमें, इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच उसमें मशकूक लगता है, शक पैदा करता है। लेकिन लोगों में सिंपैथी काफी है, और वो सिंपैथी होगी, वो जेल में रहा है ना, तो लाजमी तौर पर बहुत सारे लोगों में वो भी होगा, और साथ ही साथ डिससेटिस्फैक्शन भी होगी और उनके साथ, ये भी मुमकिन है। लेकिन जहाँ तक अभी सूरत हाल का ताल्लुक है, मैं रिलीज के खिलाफ नहीं। क्यों, उन्हें तो फुल फ्लेज रिलीज किया जाना चाहिए। नाउ ही इज एमपी एज वेल, व्हाई नॉट, बट दूसरों को भी कुछ राहत मिलनी चाहिए, दैट्स माय डिमांड। और इस वजह से ये थोड़ा सा सरकार की तरफ से भी लगता है कि चूंकि सरकार की नियत पर भरोसा नहीं है कि वो कब करे, कब मौसम बदल दे, किस पर वो नवाजिश कर ले, मेहरबानी कर ले, इस वजह से ये पूरा माहौल सस्पेक्टेड लगता है। जो कॉमन कश्मीरी सिटीजन है वो कैमरे पर बोलने से डरता है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि पता नहीं रात में पुलिस आ जाएगी, उठा ले जाएंगे। वो क्यों पुलिस का ही, एक तो पुलिस का भी पहले तो उनसे भी डरते थे ना, जिनके बारे में आप पूछते भी होंगे, जमात इस्लामी। एक वक्त था जब कोई वोट डालने के लिए जाता तो वो बेचारा, वो जो है ना, यहाँ इंक
उसको निशान छुपाता था, डरता था कहीं वो कहते थे ये दिखाओ, इनसे पूछ लीजिए, दूसरों से पूछ लीजिए आप, दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपेंड। डर ही डर था, उधर से भी डर और इधर से भी डर। इसी वजह से कश्मीर क्रॉस फायर में डर के, हैट्रेड के, व्हाटएवर। तो ये एक बड़ा मसला है हमारे लिए, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस फियर। जहां तक बीजेपी सरकार का ताल्लुक है, हमारे नज़र में उनकी पॉलिसियाँ, नीतियाँ जमहूरियत के हक में नहीं, और इंटीग्रेशन जो उनका नारा है, इंटीग्रेशन, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, वो तो है ही, और वो तो हमारे फौजी जवान हैं वहाँ लड़ने वाले, देख रेख करने वाले, उनका काम था ये इंटरनल। और इंटरनल आप ये इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं माइनस पीपल, उनमें उनको लेकर ही आप कर सकते हैं। और कश्मीरी, आम कश्मीरी का यही है कि हमने उन हालात में रिश्ता बांधा था, और आज हमें वो पिछले कई सालों से वो सस्पेक्ट हमें मानते थे, क्यों किया आपने ऐसा। और आज हमें ये कहा जा रहा है कि हम करने के बावजूद भी इनकी नज़रों में भी सस्पेक्ट है, कहाँ जाए हम। तो इस वजह से हमारी नज़र में अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है क्या लोगों को साथ लेकर। इकलौता लेफ्ट का रिप्रेजेंटेटिव होने पर बड़ा बोझ लगता होगा आपको? फख्र लगता है, फख्र। आई फील प्रिविलेज्ड कि बचपन से ही मैं, आई हैव जॉइंड 66 में, कॉलेज में था तब से मैं इमरजेंसी में बंद था, इमरजेंसी से पहले 71, 72, और ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है ना, मुझे ये मतलब तोहफा मिला है, शेख साहब ने पहली बार मुझ पर ही लागू किया, वो इनाग्रेट हुआ मुझसे। तो ये सफर है, कई लोगों ने यहाँ देखा है मेरे बगैर भी, लेकिन जहाँ तक इस आइडियोलॉजी का ताल्लुक है, मैं भी लोगों की तरह देखना चाहता हूँ बेटर फ्यूचर फॉर ह्यूमन बीइंग, और मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अपनों के लिए चाहता हूँ कि यार अच्छा फ्यूचर हो। दैट्स व्हाट लेफ्ट मीन्स फॉर मी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।